नमस्कार। आज हम कानून की कुछ ऐसी धाराओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो समाज में भाईचारा बनाए रखने और हाँ, सरकारी अधिकारियों के कामकाज से भी जुड़ी हैं। जी। ये नए भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की कुछ धाराएं हैं। हम बात करेंगे सेक्शन 196, 197, 198, 199 और 200 पर। हमारे पास जो कानूनी जानकारी है हम उसी के आधार पर बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इन कानूनी चीजों को आसान भाषा में समझें और जानें कि भाई असल जिंदगी में इनका क्या मतलब निकलता है। बिल्कुल। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं जरा कि ये कानून कैसे मतलब समाज में कड़वाहट फैलाने वाली जो हरकतें होती हैं उनको रोकते हैं और जो सरकारी बाबू हैं उनके लिए क्या दायरे तय करते हैं। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं। नहीं नहीं, ये तो समाज को जोड़ने वाले ताने बाने से जुड़ी हैं, है ना? बिल्कुल। ये धाराएं बहुत अहम हैं। आप देखें तो ये तय करती हैं कि समाज शांति से कैसे चले और कानून का राज कैसे बना रहे। इसमें सिर्फ आम लोगों के बर्ताव की बात नहीं है, बल्कि जो सरकारी पदों पर बैठे हैं उनके लिए भी कुछ खास नियम हैं, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून मतलब अलग अलग वजहों से जो भेदभाव होता है या दुश्मनी फैलती है उसको कैसे देखता है और रोकता है। हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कानून की नज़र सिर्फ फिजिकल कामों पर जैसे मारपीट या तोड़फोड़ उस पर ही नहीं है। अच्छा। बल्कि कही सुनी बातों, इशारों और आजकल जो इतना चलता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब ऑनलाइन बातें, उन पर भी है। ओह, मतलब सोशल मीडिया वगैरह भी? हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून हर उस चीज को देख रहा है जिसका समाज पर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 196 से। ये क्या है आसान शब्दों में? हाँ, तो देखिए सेक्शन 196 जो है वो खासकर उन हरकतों पर रोक लगाता है जो अलग अलग समुदायों या ग्रुप्स के बीच नफरत या दुश्मनी फैलाती हैं। सोचिए कोई व्यक्ति अगर बोलकर, लिखकर, इशारों से, तस्वीरों से या फिर जैसे आपने कहा ऑनलाइन मैसेज या पोस्ट के जरिए धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा या ऐसी ही किसी पहचान के आधार पर लोगों के बीच जलन, दुश्मनी, नफरत या कड़वाहट फैलाता है या कोशिश भी करता है, तो ये कानून लागू होता है। तो मतलब सिर्फ कहना ही लिखना ही नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पोस्ट या कोई इशारा भी, वो सब इसके दायरे में आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक संचार का मतलब ही यही है। और दूसरा पहलू यह है कि कोई ऐसा काम करना जो अलग अलग धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों के बीच जो भाईचारा है उसके लिए खतरा हो और जिससे माहौल बिगड़ने या शांति भंग होने का डर हो। इसमें एक और बात थी जो थोड़ी अलग सी लगी थी, वो किसी तरह की ट्रेनिंग या ड्रिल आयोजित करने के बारे में। या कोई ग्रुप एक्टिविटी कराता है जिसका मकसद ये हो कि उसमें हिस्सा लेने वाले लोग किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बल या हिंसा का इस्तेमाल करें या उसकी ट्रेनिंग ले। अच्छा। या फिर कोई जानबूझकर ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है इसी इरादे से, और अगर इस सबसे किसी समुदाय के लोगों में डर या असुरक्षा का माहौल बनता है तो ये भी सेक्शन 196 के तहत आता है। ये दिखाता है कि कानून नफरत फैलाने की तैयारी को भी गंभीरता से ले रहा है। अरे बाप, तो ये तो काफी गंभीर है। इसके लिए सजा क्या है फिर? देखिए, इन अपराधों के लिए जो मैंने अभी बताया 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों। लेकिन इसमें शायद पूजा की जगहों को लेकर भी कुछ खास था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर यही नफरत फैलाने वाला या माहौल बिगाड़ने वाला काम किसी पूजा की जगह पर किया जाए, जैसे मंदिर, मस्जिद। हाँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम या सभा चल रही हो, उसके दौरान किया जाता है तो सजा और भी सख्त हो जाती है। कितनी? ऐसे मामलों में जेल 5 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लाजमी तौर पर लगेगा, कंपल्सरी है। अच्छा। ये दिखाता है कि कानून धार्मिक स्थलों की पवित्रता और वहां जमा लोगों की सुरक्षा को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। समझ गया। तो सेक्शन 196 का फोकस है समाज में जहर घुलने वाली बातों और हरकतों पर रोक लगाना, खासकर अगर वो धार्मिक जगहों पर हों। अब सेक्शन 197 पर आते हैं। ये 196 से कैसे अलग है? सेक्शन 197 का फोकस थोड़ा अलग है। ये उन बातों या कामों पर ज्यादा ध्यान देता है जो देश की एकता और अखंडता मतलब यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। अच्छा। इसमें भी कई पहलू हैं। पहला, अगर कोई बोलकर, लिखकर,
इशारों से या ऑनलाइन ये इल्ज़ाम लगाए या छापें कि किसी खास धर्म, नस्ल, भाषा या जाति के लोग अपने देश के संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते या देश की एकता बनाए नहीं रख सकते। अरे ये तो मतलब सीधा सीधा किसी समुदाय की देशभक्ति पर ही सवाल उठाना हो गया। और क्या है इसमें? दूसरा, अगर कोई ये कहे या सलाह दे या छापे कि किसी खास ग्रुप या समुदाय के लोगों को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से भारत के नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिले हैं, हाँ। उनसे वंचित कर देना चाहिए, उन्हें वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तीसरा, अगर कोई किसी समुदाय के लोगों की जिम्मेदारियों को लेकर ऐसी बात कहे या अपील करे जो दूसरे समुदायों के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट, दुश्मनी या नफरत पैदा करे। और इसमें शायद वो फेक न्यूज वाला एंगल भी है ना? हाँ, बिल्कुल। चौथा पॉइंट वही है, अगर कोई ऐसी झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी बनाता है या फैलाता है जिससे देश की सुरक्षा, एकता या अखंडता को खतरा हो। अच्छा। आजकल जिसे हम फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, ये कुछ वैसा ही है, अगर उससे देश को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो ये सभी चीजें तो सीधे तौर पर देश की नींव पर, नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती हैं। इनके लिए क्या सजा तय की गई है? इन अपराधों के लिए भी जो सेक्शन 197(1) में बताए गए हैं, सजा 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। और क्या यहाँ भी वो पूजा स्थल वाला नियम है जैसे सेक्शन 196 में था? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 196 की तरह ही अगर सेक्शन 197 में बताया गया कोई अपराध किसी पूजा स्थल पर या धार्मिक सभा में किया जाता है तो सजा बढ़कर 5 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। तो ये दोनों सेक्शन 196 और 197 समाज में शांति और देश की एकता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी लगते हैं। और ये साफ है कि आजकल कही गई बातों, लिखे हुए शब्दों और खासकर ऑनलाइन कंटेंट को भी कानून बहुत गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ फिजिकल हिंसा को ही नहीं रोकना चाहता, बल्कि उन विचारों और बातों पर भी लगाम लगाना चाहता है जो समाज के ताने बाने को कमजोर कर सकते हैं। हाँ, ये एक तरह से बोलने की आज़ादी और समाज में व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ठीक है। तो ये तो हुई समाज में नफरत और देश विरोधी बातों को रोकने की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सरकारी अधिकारियों या उनसे जुड़े अपराधों के बारे में है। सेक्शन 198 क्या कहता है? सेक्शन 198 एक सरकारी कर्मचारी मतलब लोक सेवक द्वारा जानबूझकर कानून के खिलाफ काम करने से जुड़ा है। अच्छा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ये जानता है कि कानून उसे किसी खास तरीके से काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो जानबूझकर उस कानूनी निर्देश को नहीं मानता और उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना है, या वो जानता है कि उसके ऐसा न करने से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ नुकसान या चोट का मतलब सिर्फ फिजिकल चोट है या कुछ और भी? और सजा क्या है? नहीं, यहाँ चोट का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है। इसमें किसी की इज्जत को ठेस पहुंचना, प्रॉपर्टी का नुकसान होना या मानसिक परेशानी होना भी शामिल हो सकता है। अच्छा। सजा थोड़ी हल्की है इसमें, 1 साल तक की साधारण जेल या जुर्माना या दोनों। इसमें एक उदाहरण भी दिया है, शायद उससे और साफ हो जाएगा। हाँ, उदाहरण काफी अच्छा है। मान लीजिए ए एक सरकारी अफसर है, कानून कहता है कि उसे एक कोर्ट के ऑर्डर के तहत जेड नाम के व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए कुछ संपत्ति जब्त करके देनी है। ठीक है। लेकिन ए जानबूझकर कानून के इस निर्देश को नहीं मानता और उसे पता है कि ऐसा करने से जेड को नुकसान होगा, तो ए ने सेक्शन 198 के तहत अपराध किया है। यह दिखाता है कि सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही नहीं कर सकते, खासकर जब उससे किसी नागरिक को नुकसान हो सकता हो। ये बिल्कुल साफ है। अब बात करते हैं सेक्शन 199 की। ये भी सरकारी कर्मचारियों से ही जुड़ी है, पर लगता है ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस करती है। हाँ, सेक्शन 199 खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सरकारी कर्मचारियों, खासकर पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून के निर्देशों को न मानने से संबंधित है। अच्छा। इसके कुछ अहम पहलू हैं। पहला, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कानून के ऐसे निर्देश को तोड़ता है जो उसे किसी व्यक्ति को जांच के लिए किसी जगह बुलाने या हाजिर होने से रोकता है, मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी को परेशान करना या बुलाना।
जैसे किसी को बेवजह थाने बुला लेना या जांच के नाम पर तंग करना। बिल्कुल। दूसरा, अगर वो जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कानून के किसी और निर्देश को तोड़ता है जो ये बताता है कि उसे जांच कैसे करनी चाहिए। और इसका तीसरा बिंदु वो एफआईआर दर्ज न करने से जुड़ा है, जो काफी सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहता है। तीसरा बिंदु कहता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, जिसे कानून के तहत यहाँ बीएनएसएस की धारा 173(1) का जिक्र है, किसी संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, हाँ, उनकी सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करनी होती है और वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, खास तौर पर उन अपराधों के लिए जो बीएनएस की कुछ खास धाराओं के तहत सजा योग्य हैं। कौन सी धाराएं हैं वो? वो धाराएं हैं 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 या 144। हमें ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है कि ये गंभीर अपराधों की लिस्ट है, जैसे यौन हिंसा, एसिड अटैक, अपहरण, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह से जुड़े मामले। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी इन खास गंभीर अपराधों की एफआईआर लिखने से मना करता है, तो ये अब सेक्शन 199 के तहत एक सीरियस जुर्म माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और इसकी सजा क्या है? ये सेक्शन 198 से ज्यादा सख्त लगती है मुझे। हाँ, ये एक गंभीर अपराध है और इसकी सजा वाकई सेक्शन 198 से कहीं ज्यादा सख्त है। इसके लिए कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। अच्छा, जो कम से कम 6 महीने का होगा और जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अरे वाह, मतलब कम से कम 6 महीने की सजा। हाँ, ये कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान दिखाता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये पुलिस की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक वाकई बड़ा कदम है। ये तो वाकई पुलिस अधिकारियों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि वे गंभीर अपराधों की शिकायतों को नजरअंदाज न करें। इससे शायद पीड़ितों को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। निश्चित रूप से ये नियम ये पक्का करने में मदद करता है कि जांच की प्रक्रिया कानून के मुताबिक शुरू हो और पीड़ितों को, खासकर गंभीर मामलों में, इंसाफ मिलने की राह खुले। ये सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश है। चलिए, अब आज की हमारी बातचीत की आखिरी धारा यानी सेक्शन 200 पर आते हैं। ये अस्पतालों से जुड़ी हुई लगती है। हाँ, सेक्शन 200 अस्पतालों के इंचार्ज लोगों की जिम्मेदारियों से संबंधित है। ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अस्पताल का इंचार्ज है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या किसी और का, अगर वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 397 में बताए गए नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे सजा दी जाएगी। ये बीएनएसएस की धारा 397 क्या है? क्या इसकी जानकारी है हमारे पास? हमारे पास जो जानकारी है उसमें धारा 397 का पूरा ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये धारा कुछ खास तरह के अपराधों के पीड़ितों, जैसे एसिड अटैक या रेप विक्टिम्स को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराने और पुलिस को इन्फॉर्म करने की अस्पतालों की जिम्मेदारी से जुड़ी होती है। अच्छा, ओके। तो सेक्शन 200 ये पक्का करती है कि अस्पताल अपनी इस कानूनी जिम्मेदारी को निभाएं। और अगर अस्पताल का इंचार्ज ये जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो उसके लिए सजा क्या है? इस लापरवाही के लिए 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये डॉक्टरों या अस्पतालों पर एक तरह का दबाव डालता है कि वे कानून द्वारा तय की गई अपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो आज हमने काफी कुछ समझ लिया। हमने देखा कि कैसे सेक्शन 196 समाज में नफरत फैलाने या भाईचारा बिगाड़ने वाले कामों को रोकती है, खासकर धार्मिक जगहों पर। जी। सेक्शन 197 देश की एकता पर चोट करने वाले बयानों और कामों पर लगाम लगाती है, जैसे किसी समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाना या नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने की वकालत करना। फिर हमने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अपराधों को देखा। सेक्शन 198 में जानबूझकर कानून तोड़कर किसी को नुकसान पहुंचाना। हाँ। सेक्शन 199 में जांच में गड़बड़ी करना और खास तौर पर गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज ना करना, जिसकी सजा भी काफी सख्त है। बिल्कुल। और आखिर में सेक्शन 200 जो अस्पतालों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाती है। तो इन सब का मतलब निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये कानून समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बारीकी से काम करते हैं,
सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र को भी जवाबदेह बनाते हुए। बिल्कुल। ये सारी धाराएं एक बड़े कानूनी सिस्टम का हिस्सा हैं जिसका मकसद एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। अब देखें तो सेक्शन 196 और 197 ये बोलने की आज़ादी और समाज में शांति बनाए रखने की ज़रूरत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। हाँ, ये नफरत भरे भाषण और देश को कमज़ोर करने वाली बातों को रोकने का प्रयास है। सही। वहीं सेक्शन 198, 199 और 200 सरकारी कर्मचारियों और संस्थाओं जैसे अस्पताल उनको उनकी ताकत और जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह ठहराती हैं।